Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है प्लेसेस इन न्यूज के सीरीज में। तो आज इस एपिसोड में हम सितंबर महीने को कवर करने वाले हैं और अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा, हम ऐसे प्लेसेस को कवर करते हैं जो कि बज़ में था सितंबर महीने में। ये आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में कैसे आप इसको एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो एंड आप अपने नोट्स को एनरिच कर सकते हो अगेन टू गिव अ गुड आंसर इन योर मेंस, राइट। तो सितंबर महीने में काफी कुछ न्यूज में था, काफी विजिट्स हुई थी, तो वील ऑल कवर देम एंड एज यूजुअल ये पीपीटी आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो, बट आई एम मच मोर एक्टिव इन टेलीग्राम, तो वहां पे बात कर सकते हैं। आते हैं अब पहले जो लोकेशन या प्लेस इन न्यूज रिगार्डिंग योर ब्रुनई। अब ब्रुनई इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ब्रुनई के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देखते हैं। ब्रुनई आसियान का मेंबर है, तो आसियान का मेंबर है। दूसरा, ब्रुनई इज अ प्रिटी रिच कंट्री क्योंकि उनके पास ऑयल एज अ रिसोर्स है, ठीक है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, ब्रुनई इज अ मोनार्किकल कंट्री, राइट। मोनार्की की वजह से वहां पे फ्रीडम काफी कम है, बट तभी भी इट इज सीन एज, बिकॉज आसियान का मेंबर है तो ग्लोबल साउथ की तरह देखा जाता है। अब इंपॉर्टेंट इस वजह से था, न्यूज में बज इस वजह से था क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने विजिट किया था ब्रुनई को पहली बार, और ये जो विजिट था इसमें ऐसा कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, बट एक सिग्नलिंग था कि भाई हम आसियान कंट्रीज, हर आसियान कंट्री को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम कोई मेजर, जैसे मलेशिया हो जाए, सिंगापुर हो जाए, जहां पे हम जाते हैं, क्योंकि सिंगापुर भी पार्ट ऑफ द विजिट था, वैसे ही हम इंपॉर्टेंस देते हैं ब्रुनई को। एंड आसियान का हर कंट्री आज के दिन इंडिया के लिए बाइलैटरल एज वेल एज मल्टीलैटरल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझना जरूरी है क्योंकि मल्टीलैटरल लेवल पे इंडिया आसियान के साथ आज के दिन में जो अग्रीमेंट इन ट्रेड इन गुड्स है उसको रिवाइज करने की बात कर रहा है। उसके लिए मीटिंग्स हो रही हैं एंड देयर इज अ पुश टुवर्ड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट, राइट। क्योंकि इंडिया आसियान इज नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव ट्रेड अग्रीमेंट राइट नाउ। वो ट्रेड अग्रीमेंट काफी पुराना है और उसमें कई सारे प्रोटेक्शन के लेवल्स हैं, तो इसी वजह से मल्टीलैटरलिज्म पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूरे साल लास्ट ईयर चलता रहा है विच इज ऑन द अग्रीमेंट पार्ट। साथ में आसियान में एक दूसरा जो प्रॉब्लम आया, तो एक आ गया आपका ट्रेड अग्रीमेंट को लेके, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आया है आसियान में, दैट इज आसियान आज के दिन में काफी डिवाइडेड सा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक है कि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहा फॉर द म्यांमार क्राइसिस। दूसरा जो हुआ है कि चाइना ने बहुत सक्सेसफुली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए आसियान का जो एक कोहेसिवनेस था उसको तोड़ने में अभी तक तो सफल दिखा रहा है। क्योंकि एक तरफ हो गया आपका फिलीपींस और आपके इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, एक टिल्ट हो रहा है, दूसरी तरफ एक कंबोडिया, लाओस, एक दूसरी तरफ पे टिल्ट हो रहा है, प्रो चाइना टिल्ट दिखा रहा है। तो इसी वजह से आसियान का जो कोहेसिवनेस था एज अ यूनिट, वो पॉलिटिकल मैटर से दूर भागते भागते आज इस सिचुएशन में आ चुका है। तो वन नेवर नोज कि आसियान किस तरफ मुड़ेगा व्हेन इट कम्स टू चाइना इन द कमिंग मंथ्स एज वेल एज ईयर्स। इसी वजह से इंडिया ने जो नया एक स्टेप दिया है वो है बायलैटरल विजिट्स का, ठीक है, बायलैटरल विजिट्स का। तो इसी बायलैटरल विजिट्स को मतलब ये है कि आप हर कंट्री को जब भी आप विजिट कर रहे हो आप उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट तो चल ही रहा है, बट साथ में आप बायलैटरलिज्म से यू आर एंगेजिंग विद ऑल दीज कंट्रीज ताकि एक अच्छा रिलेशन बना रहे। एक अगर कभी भी आसियान के कुछ होता है, टूटता है, चाइना प्रो चाइना बन जाता है, तभी भी रिलेशंस विल कंटिन्यू विद इंडिया, right? It is not a zero sum game here that India is playing, and इसी
पर्टिकुलर चीज पे आपको देखना है कि किस तरीके से इंडिया बाइलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म को बैलेंस कर रहा है, राइट? आसियान को भी बैलेंस कर रहा है, बिम्स्टेक को भी बैलेंस कर रहा है, साथ में बायलैटरल विजिट्स हो रही हैं। एंड ब्रुनई, जिसको हम लोग कभी मतलब वी नेवर स्टडीड इट ओनली, आसियान भी जब पढ़ा था तब ब्रुनई वाज द लास्ट कंट्री टू इवन वो मेंशन, क्योंकि हम लोग सारे इंडोनेशिया और मलेशिया फिलीपींस को पढ़ते थे। बट आज के दिन देखो कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एक छोटे से आइलैंड कंट्री को, जहां से अगर देखा जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी का छोटा सा हिस्सा है हमारा, बट तभी भी ब्रुनई को विजिट के बाद वो एक इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हाँ भाई, हम बाइलैटरलिज्म से वी आर ट्राइंग टू निगोशिएट गुड थिंग्स, गुड अग्रीमेंट्स विथ यू, MOUs विथ यू, ठीक है? सो अगेन दैट इज अ बैलेंस दैट इंडिया हैज डन। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, लुक एट द लोकेशन, क्योंकि हम प्लेसेस एंड न्यूज कर रहे हैं, लुक एट द लोकेशन। ब्रुनई यहाँ पे है, ब्रुनई के पास जो आपके आइलैंड्स या रीफ्स हैं, हमने लास्ट वाले एपिसोड में भी क्वार्टर ऑन पढ़ा था, जॉनसन मिस्चीफ रीफ्स पढ़े थे, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। भूल जाओ वो दिन जब आपको स्कारबोरो और स्प्रैटली पूछा जाएगा, अब निटी-ग्रिटीज पे आ गया है बात, ठीक है? सो दैट इज व्हाट यू शुड नो व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन। तो विजिट में क्या हुआ है, एज आई सेड इट वाज द फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट इन 40 years, 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के उस दौरान विजिट हुआ है। अब हाइलाइट्स क्या थे? हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। ऑफ कोर्स इट इज इन द साउथ चाइना सी, तो इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट योर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल, राइट? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो रोल इंडिया निभाता है, उसी को लेके इंडिया ने एक सिग्नलिंग किया है कि वी वांट टू वर्क विथ यू ऑन दिस। उसके साथ साथ बिकॉज यू आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल की बात हो रही है, जॉइंट एक्सरसाइज हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, नेवल एंड कोस्ट गार्ड शिप्स का एक्सचेंज हो गया, साथ में आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने की बात की गई है। नेक्स्ट जो चीज पे बात की गई है कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, जो टेक्नोलॉजी या फाइनेंस में जो स्ट्रेंथ है, जैसे UPI, उस पे बात की गई है किस तरीके से उसको शेयर किया जाएगा, उससे किस तरीके से ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव की जाएंगी। साथ में दे हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज। एक MOU था जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो स्टेशन है, ब्रुनई में जो स्टेशन है, उनके साथ था, एंड इसको रिन्यू किया गया है। एनर्जी कोऑपरेशन पे बात की गई है, एग्रीकल्चर को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी से नेगोशिएट किया जा सकता है, ये सारी चीजों पे बात की गई है। एंड एज आई सेड, आसियान पे तो बात हो ही रही है, मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात हो ही रही है, बट साथ में बायलैटरल रिलेशंस को भी इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज केनिया पे। अब केनिया पे बहुत बज में था फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बट मैंने जो न्यूज पिकअप किया है वो बेसिकली ये वाला है, बट आई ऑल्सो टेल यू व्हाट वाज द अदर न्यूज। उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बट केनिया बज में 2 रीजंस के वजह से थे, इसीलिए इट्स बेटर यू नो अबाउट इट। तो जो न्यूज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी इंडिया और केनिया के बीच में हेल्ड की गई थी, 3rd एडिशन था, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन पे काफी फोकस करने में बातचीत हुई है। तो अगर आप केनिया का लोकेशन देख रहे हो तो केनिया इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका। जो मेजर पोर्ट सिटी ऑफ मोम्बासा है उनका, वहां से हमारा काफी ट्रेड होता है। एंड अगेन लोकेशन वाइज यू शुड नो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है। बट ये तो हो गया एक ऑफिशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सपेक्टिव, एक जो न्यूज में था। दूसरा न्यूज इसलिए था क्योंकि केनिया में प्रोटेस्ट चल रही हैं रिगार्डिंग एयरपोर्ट जो कि अडानी ग्रुप को मिला हुआ है फॉर रिफर्बिशिंग। बेसिकली उसको अगेन जो टेंडर मिला है, इट्स बेसिकली अबाउट इंप्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड केनियंस बिलीव दैट ये टेंडर सही नहीं दिया गया था, इसमें कुछ गड़बड़ है, एंड इसका जो रिपरकशन होगा वो केनियंस पे आने वाला है, केनियंस को जॉब से निकाल दिया जाएगा। एंड इसके वजह से काफ़ी प्रोटेस्ट हुई थी कि अडानी ग्रुप को नहीं मिलना चाहिए था ये टेंडर, बट फाइनली प्रोटेस्ट शांत हो गई हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू शेयर दैट the way of giving the tender to the Adani group has been done absolutely according to the laws and regulations। साथ में ये भी भरोसा दिलाया है कि किसी
केनियन के जॉब को कोई डेंजर नहीं है इस पर्टिकुलर टेंडर से। तो इसके वजह से जो केनिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसके वजह से न्यूज में था केनिया, ऑल्सो इन द इंडियन मीडिया। आते हैं नेक्स्ट न्यूज में, EEF, दैट इज द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। बट सबसे पहले हम समझेंगे फार ईस्ट को। अगर आप मेरे क्लास में बैठ चुके हो तो मैं एक हमेशा शुरू करती हूँ प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी के अंडरस्टैंडिंग से, राइट। तो जब प्रिजनर ऑफ ज्योग्राफी किताब है, टिम मार्शल की किताब है, वो हमेशा कहता है कि भाई हर कंट्री का ज्योग्राफी जो है वो डिटरमाइन करता है हर कंट्री का पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स। तो अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया का जो पॉपुलेशन रहा है वो हमेशा यूरोप की तरफ रहा है। ईस्टर्न साइड जो रहा है, फार ईस्ट जिसे कहा जाता है, उसको हमेशा इग्नोर किया गया है, राइट। इट हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ रशिया स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस ऑल्सो, बस है तो है, बहुत इग्नोर किया गया है रशिया के खुद के गवर्नमेंट के द्वारा एज वेल एज बाय जियोपॉलिटिक्स। नाउ सडनली रशिया रियलाइजेस दैट कि भाई नहीं, हमारे पास इतना जमीन है, इतने रिसोर्सेज हैं, इसको अगर डेवलप किया जाए तो भाई हमारे लिए तो इट इज, वी आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ देन एक्सपैंडिंग, राइट, वी कैन देन बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर। इसके लिए क्या करना है, हमें फार ईस्ट रीजन को डेवलप करना है। तो उसके लिए रशिया ने क्या किया, ये फोरम क्रिएट किया, राइट, दे क्रिएटेड द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। अब ये जो फोरम था ये अगेन पुतिन ने बनाया था 2015 में, और आइडिया ये था कि भाई दूसरे देशों से मांगा जाएगा कि भाई कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एंड आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, राइट। तो इसी बात पे द फोरम स्टार्टेड वर्किंग। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में चाइना ने दिया, अबाउट 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बाय चाइना। इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया है। आपने चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की बात सुनी होगी, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। So this is something that India has been investing right here. Vladivostok is there. So the idea has been that कि भाई एक चेन्नई से साउथ चाइना सी होते हुए there will be a maritime passage जो इंडिया और रशिया के ट्रेड रूट को और इम्प्रूव करेगा, right? So India is also part of this EEF and it's also investing, but again the major partner is China. तो 9th फोरम की मीटिंग हुई थी जहां पे यही इस रीजन के बारे में बात की गई थी एंड 2015 में एस्टैब्लिश की गई है एंड देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच आर इंटरेस्टेड, क्योंकि रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक नया रूट निकल जा रहा है यहाँ पे, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो या आप यू टॉकिंग अबाउट यूएस इटसेल्फ, राइट। So there are multiple routes that are going to come in and major countries are interested because Russia of course has a lot of oil resources. आते हैं नेक्स्ट यूएई के बारे में। अगेन यूएई लास्ट पूरे साल न्यूज में रहा है, चाहे वो हिंदू टेम्पल, बैप्स हिंदू टेम्पल के वजह से हो या बीआईटी के वजह से हो या कोई और रीजन है, मतलब पूरे साल न्यूज में रहा है। सितंबर महीने में पर्टिकुलरली इट वाज अबाउट द न्यूक्लियर पावर प्लांट, द बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहला अरब कंट्री में है ये। सो दिस इज द न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो कि पहले अरब कंट्री में बना है। ये एक 4 रिएक्टर फैसिलिटी होगा जो 25% ऑफ यूएई's इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को देने वाला है, राइट। ये अल धाफरा अबू धाबी में लोकेटेड है एंड अगेन इट जस्ट शोज दैट किस तरीके से यूएई आज के दिन में टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करते हुए, रिलेशंस को इंप्रूव करते हुए जीसीसी का एक इट्स शोइंग अ लीडरशिप क्वालिटी इन जीसीसी में 6 कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई एंड ओमान, राइट। हाँ, 6 कंट्रीज हैं एंड हमेशा से सऊदी अरेबिया हैज बीन द सो कॉल्ड ट्रेडिशनल लीडर, बट धीरे धीरे यूएई embracing technology, embracing non-oil economy, it is able to become that leader एक बन पा रहा है UAE, and of course with the nuclear reactor coming into picture, UAE is definitely transitioning into that leadership of GCC or the Arab countries itself. Next we'll come down to the REAIM summit, that is responsible AI in the military domain summit जो 2024 में सियोल साउथ कोरिया में हुआ है, राइट। इसमें एक नॉन बाइंडिंग ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन पे बात हुई है जहां पे रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई इन मिलिट्री एप्लीकेशंस पे अगेन डिस्कशन हुआ है। REAIM दैट इज रियाम का इनॉग्रल समिट
2023 में हुआ था, जहां पे सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंट्रीज हो या आपके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हो, मिलिट्री इंडस्ट्रीज हो, सबके साथ बातचीत हुई थी अबाउट रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री एआई एप्लीकेशंस। अब सेकेंड जो रियाम में था, वहां पे 3 ऑब्जेक्टिव्स थी। एक था मिलिट्री एआई को किस तरीके से ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी में यूटिलाइज किया जाए। दूसरा है कि भाई नए नॉर्म्स जो एआई सिस्टम में यूज करने जाए उसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात हुई है, और लॉन्ग टर्म ग्लोबल गवर्नेंस पे आइडियाज पे बातचीत हुई है, राइट। सो अगेन REAIM को फुल फॉर्म एज वेल एज द सेकेंड समिट, एंड जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपको आने चाहिए। लोकेशन के बेसिस पे साउथ कोरिया, यू शुड जस्ट नो अबाउट इट, कहाँ पे है, कैसे लोकेट करता है, कौन से सीज पास में है, येलो सी हो जाए, ईस्ट सी हो जाए, ये थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज। दिस इज अबाउट द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ऑफ इंडिया। तो इसको 3 चीजों पे देखेंगे। एक है HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, या ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच ऑफ इंडिया टूवर्ड्स अफ्रीका, राइट। तो ये एक HADR का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी देख सकते हो, राइट, इंडियाज अफ्रीका पॉलिसी का पार्ट देख सकते हो, या आप इसको सॉफ्ट पावर की तरह देख सकते हो। किसी में भी एग्जाम्पल यूज कर पाओगे जहां पे इंडिया ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया एज वेल एज मलावी, ठीक है, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को फूड से सपोर्ट किया है, असिस्टेंस से सपोर्ट किया है, क्योंकि वहां पे सीवियर ड्राउट आया है कॉज्ड बाय एल नीनो, राइट, सीवियर ड्राउट है। एंड अगेन इंडिया इज way ahead of other countries when it comes to humanitarian assistance. तो हमने immediately food grains and other kind of assistance भेज दिया है to Zimbabwe, Zambia and Malawi, ताकि जो severe drought हो रहा है उसको manage किया जाए, food security से थोड़ा सा combat किया जा सके, right? So that has been in news. उसके अलावा इंडिया US का strategic clean energy partnership, अब places in news में तो ये important है नहीं, but ये meeting हुई थी, and India US में of course this has become an important partnership. क्वेश्चन आ चुका है वेयर अगेन मेंस की बात है, जहां पे बोला गया है कि भाई अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, इंडिया यूएस में क्या टाइज हैं, पार्टनरशिप क्या है। तो उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है जहां पे क्लीन एनर्जी पे दोनों कंट्रीज साथ में आ रहे हैं। एंड ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था, अगेन इट वाज अबाउट स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन क्लीन एनर्जी इनोवेशन, राइट। यू ऑलरेडी नो कि जो CBDR है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि आपके क्लाइमेट चेंज कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पार्ट है, उसमें यूएस नहीं करना चाहता है, क्योंकि CBDR में अंडरस्टैंडिंग ये है ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज टेक्नोलॉजी और पैसे देंगे, राइट। यूएस कहता है कि नहीं भाई, हम बाइलैटरली हेल्प करेंगे, हम CBDR या कॉप के अंडर पे बहुत लिमिटेड हेल्प करने वाले हैं। तो जो स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप है उसके अंडर पे इंडिया को बाइलैटरली हेल्प कर रहे हैं, फॉर विथ टेक्नोलॉजी बोलो या फाइनेंस, बट इट इज डूइंग दिस बाइलैटरली रादर देन मल्टीलैटरल। ओके, लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट न्यूज। इट्स अबाउट द स्नेक आइलैंड, ब्लैक सी में जो स्नेक आइलैंड है उसके बारे में है, जहां पे रशिया के एयरफोर्स ने यूक्रेनियन मिलिट्री पोजीशंस को अटैक किया है। स्नेक आइलैंड है कहां पे, यू शुड नो दैट इन द ब्लैक सी, ठीक है। सो यू शुड जस्ट नो कि स्नेक आइलैंड है कहां। ये जो एरिया है वो डॉनबास एरिया है, दैट्स द डोनेस्क एंड द लुहांस्क एरिया, उसी के पास ये स्नेक आइलैंड आता है। अगेन अब स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, रशिया किसी हालत में यूक्रेन के हाथ में तो नहीं देने वाला है। ब्लैक सी का जो एक्सेस रहेगा वो यूक्रेन का काफ़ी लिमिटेड हो जाने वाला है। रशिया ये इंश्योर करेगा कि रशिया का जो पकड़ है ब्लैक सी में वो और बढ़ जाए, एंड उसको स्ट्रेंथन करने के लिए रशिया नेगोशिएट करेगा। दैट इज व्हाट रशियाज द एंटायर एजेंडा वाज ऑफ द वॉर इटसेल्फ। आते हैं नेक्स्ट अबाउट इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का BIT, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेके। ये पर्टिकुलर ट्रीटी मैंने एक दूसरे वीडियो, दैट्स द इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स वाले वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हो। अगेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये है कि भाई उज्बेकिस्तान है कहाँ पे। उज्बेकिस्तान आता है आपके सेंट्रल एशिया में, एंड सेंट्रल एशिया में आपका जो हमारा इंडिया का पॉलिसी है वो है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, ठीक है। अब
सेंट्रल एशिया को ध्यान से देखना है। अपार्ट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान, कोई भी कंट्री कैस्पियन सी को बॉर्डर नहीं करता है। उज्बेकिस्तान भी बॉर्डर नहीं करता है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान तो दूर की बात है, राइट। सो यू शुड नो दैट कि कौन से कंट्रीज आपके कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं। सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान नहीं है, सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। एंड ऑफ कोर्स एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के साथ इंडिया उज्बेकिस्तान के रिलेशंस और इंप्रूव होने वाले हैं। It is, kind of a way of India improving the Connect Central Asia policy, having good relations with individual countries apart from hosting the Central Asia Summit. Okay, अब आते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को लेके। अब ये जो कंट्री है, अगेन लोकेशन कहाँ पे है ये देख लो एक बार। आपका लैटिन अमेरिका में है, बट ये कैरिबियन सी में है। दिस इज वेयर यू हैव ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वेनेजुएला एंड गुआना के पास है। अब वेनेजुएला और गुआना आज के दिन पे एसिकीबो को लेके लड़ रहे हैं। एसिकीबो एरिया जो है, एसिकीबो एरिया, उसमें कई मतलब बहुत सारा ऑयल रिसोर्सेज हैं। हमेशा रिसोर्सेज के पीछे लड़ाई होती है। अगर कोई रेगिस्तान है जहां पे कोई रिसोर्स नहीं है ना, कोई नहीं लड़ने वाला, बट रिसोर्स अगर हो गया कंट्रीज खत्म हो जाती हैं। अब वही चीज़ है, एसिकीबो को लेके भी लड़ रहे हैं गुआना और वेनेजुएला। लड़ाई किस बात पे है कि भाई एक गुआना कहता है ये तो टेरिटरी हमारा है, वेनेजुएला कहता है नहीं हिस्टोरिकली हमारा है। और इसी को लेके वेनेजुएला ने कहा कि भाई ये रेफरेंडम पास करेंगे, हम जाके ले लेंगे। एंड गुआना ने कहा कि नहीं नहीं भाई, अगर ऐसा हुआ तो हम तो वॉर पे आ जाएंगे। और कई कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। फ्रांस ने कहा कि हम इस गुआना का सपोर्ट करेंगे, यूएस ने कहा कि भाई लड़ाई तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए। तो कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई हैं इस पे, बट वेनेजुएला और गुआना में कंटिन्यूसली एसिकीबो को लेकर लड़ाई चल रही है। बट बात कर रहे हैं हम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। लोकेशन वही है, वेनेजुएला और गुआना के पास है, राइट। 11 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला, सो यू कैन इमेजिन कितना क्लोज है। अब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आर द फर्स्ट कंट्री ऑफ द कैरिबियन रीजन जिन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट विद इंडिया टू डेवलप अ रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म सिमिलर टू इंडियाज यूपीआई, ठीक है। तो यूपीआई की तरह एक रियल टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप करने पे आगे बात कर रहे हैं। और ये जो अग्रीमेंट था वो इंडियाज एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बीच में अग्रीमेंट था। अगेन यूपीआई इज बिकमिंग अ मेजर पुश फॉर इंडिया सॉफ्ट पावर। बहुत बड़ा एक पुश बना चल रहा है, जिसे इंडिया स्टैक भी कहा जा रहा है। And this is Aadhaar, UPI, that's the word for it. It's becoming the major push towards India as a technological leader in the global south. So Trinidad and Tobago, location you should know where it is. आते हैं नेक्स्ट इज अबाउट फिलाडेल्फी कॉरिडोर। यह फिलाडेल्फी कॉरिडोर मैंने कई बार आप लोगों के साथ किया है। बेसिकली आपको जानना है कि ये कॉरिडोर इजिप्ट और इजराइल के बीच में है। राफा जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर का हिस्सा है। अब उससे ज्यादा आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं जानना है, बट अगेन फ्रॉम दी इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, इट इज अ कॉरिडोर जो कि इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो बातचीत हुई थी, पीस हुआ था, उसके बाद से ये कॉरिडोर बनाया गया था। एंड देयर वाज अ सस्टेनेबल, दोनों ने डिसाइड किया था कि भाई एक डिस्टेंस में रहेंगे ताकि एक ट्रस्ट बना रहे। बट जब से ये गाजा पे अटैक शुरू हुआ है आफ्टर द 7th अक्टूबर, हमास का अटैक ऑन इजराइल, थिंग्स हैव वर्सेंड एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर आज के दिन पे इजराइल के सोल्जर्स के पास है। इजिप्ट चाहता है कि इजरायली सोल्जर्स वहां से विड्रॉ करें, बट अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं and it's going to be interesting to see. Okay, आते हैं नेक्स्ट न्यूज अबाउट द इंडिया फ्रांस बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज वरुण है, जो कि अगेन सितंबर 2 से 4 2024 में मेडिटेरेनियन सी में हो रहा है। एंड इट इंक्लूड्स एडवांस टैक्टिकल ड्रिल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइजेस एंड लाइव वेपन्स फायरिंग, ठीक है। सो INS तबार बेसिकली अराइव्ड इन तुलोन टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट इज अबाउट पीएम्स विजिट टू सिंगापुर। जो हमने ब्रुनाई किया था तो सिंगापुर वाला कर रहे हैं। तो उसमें अगेन कुछ मेजर डिसीजंस ली गई थी। एक तो था सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, जहां पे एक MOU साइन किया गया है टू डेवलप अ रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। यार आज के दिन में रेजिलिएंट सप्लाई चेन इज समथिंग दैट ऑल कंट्रीज वांट, रिगार्डलेस ऑफ इट बीइंग अ सेमीकंडक्टर और एन ऑयल energy supply. We want a very resilient supply chain just because
पैंडेमिक ने ये दिखा दिया है कि सप्लाई चेन्स पे कई सारी वीकनेस होती हैं और एक कंट्री चाहे तो पूरा डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के लिए हम सिंगापुर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बना रहे। जो सिंगापुर का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है काफी बड़ा है, 10% ऑफ ग्लोबल आउटपुट देता है। एंड India wants to, again, because semiconductors are the new thing, India wants to diversify from Taiwan after the whole Foxconn thing that happened. इसी वजह से इंडिया भी सिंगापुर के साथ बातचीत कर रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहां पे जो बायलैटरल रिलेशनशिप था उसको एलिवेट किया गया है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेके, which basically means more maritime exercises, more visits and things like that. कोऑपरेशन इन सस्टेनेबिलिटी पे बात की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स पे। इंडिया ने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्टिंग नॉन बासमती वाइट राइस होगा उस पर एक एग्जेम्पशन दिया जाएगा ताकि सिंगापुर के फूड सिक्योरिटी नीड्स को एड्रेस किया जाए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे एमओयू पे साइन किया गया है। फिनटेक पे इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच में एक अग्रीमेंट किया गया है। एज वेल एज एक कल्चरल लिंकेजेस पे एक कल्चरल सेंटर, थिरुवालुवार के कल्चरल सेंटर ओपन किया जाएगा सिंगापुर में। ठीक है, तो ये की आउटकम्स रहे हैं पीएम्स विजिट टू सिंगापुर। आते हैं अभी फिर से आपका गुआना और वेनेजुएला, इसी की वो जो मैं कह ही रही थी, वेनेजुएला यहाँ पे है, आपका ट्रिनिडाड टोबैगो इधर है, गुआना इधर है, एसिक्विबो इधर है। एंड कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल ग्रुप ने कहा है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए जो कि गुआना और वेनेजुएला के बीच में है। कॉन्फ्लिक्ट आपको मैंने बता ही दिया है, बट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है कि भाई ये कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल ग्रुप है क्या, क्योंकि ये न्यूज में तो आया है बट आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू डोंट इवन नो कि ये ग्रुप है क्या। तो एक एक्चुअली में ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स आते हैं, ये एक एक्शन ग्रुप कहते हैं। वो लोग कुछ भी नहीं एक्शन होता है, आके सिर्फ डिस्कशन ही करते रहते हैं। एंड इट्स बेसिकली जो कि आपके कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो आके बात करते हैं अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड रूल बेस्ड ऑर्डर एंड थिंग्स लाइक दैट। ये हरारे डिक्लेरेशन के बेसिस पे ये बनाया गया था। जो हरारे डिक्लेरेशन है वो बात करता है कि भाई निगोशिएशंस और जितना कोऑपरेशन कर पाओगे उतना पॉसिबिलिटी रहेगा इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए, राइट। इसीलिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज का ये मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं मदीरा रिवर पे। ना ये मेजर ट्रिब्यूटरी है अमेजन रिवर का, जो कि सितंबर में न्यूज आया था कि इट इज एट अ रिकॉर्ड लो लेवल ड्यू टू अ सीवियर ड्राउट। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, तो मदीरा रिवर अगर आप देखते हो अमेजन रिवर यहाँ पे है और ये यहाँ पे आ रहा है आपका रिवर, राइट। न्यूज था इसीलिए आपको कौन से कंट्री से पास कर रहा है, ब्राजील से पास कर रहा है, सो यू शुड नो एग्जैक्टली वेयर दिस रिवर इज। ठीक है, अमेजन का ट्रिब्यूटरी है। आते हैं नेक्स्ट, मुझे पता है कि जो अभी हम बात करने वाले हैं गैलेथिया बे के बारे में, ये एक्चुअली इंडियन स्पेसिफिक प्लेसेस इन न्यूज है और मैं आईआर करती हूँ, बट तभी भी आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से गैलेथिया बे इंपॉर्टेंट है। तो गैलेथिया बे क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है गैलेथिया बे में इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, इसको मेजर पोर्ट बोला जा रहा है। तो कोलंबो से गैलेथिया बे होगा, वहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यू आर एंटरिंग टू साउथ चाइना सी। दिस इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट। एक बार ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने पे इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर हब्स ऑफ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। ठीक है, सो कनेक्टिविटी आप देख ही सकते हो, इट इज हैपनिंग विद कोलकाता, धामरा, पारादीप, वाइजैक, कृष्णापट्टनम, ऐसे करके आपका दे आर बिल्डिंग दिस कनेक्टिविटी विद द गैलेथिया बे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, यूक्रेन। अगेन ये समिट है, यू डोंट नीड टू नो द प्लेस इन न्यूज, तभी भी मैंने मार्क करके रखा है क्योंकि जो स्विस पीस समिट हुआ था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जो रशिया नहीं आया था, सिंपल यूक्रेन आया था, वो होस्ट किया गया था बर्गनस्टॉक में और ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नोबडीज गोइंग टू आस्क यू वेयर इज बर्गनस्टॉक, बस आपको जानना है कि भाई समिट में क्या हुआ था। तो 2 दिन का समिट था जिसमें 100 डेलीगेशंस आई थी, 80 कंट्रीज थी। ठीक है, एंड एक जॉइंट कम्युनिक, दैट इज एक जॉइंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था जिसे पाथ टू पीस समिट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब ये जो पाथ टू पीस है इसमें कई कंट्रीज ने साइन किया है, कई कंट्रीज ने साइन नहीं किया है। इंडिया ने
अप्रूव नहीं किया है, उस पे भी आएंगे। तो क्या रहा जॉइंट कम्युनिक? कहा है कि भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन शुड बी रिस्पेक्टेड। उसके साथ साथ 3 थीम्स पे बात की गई है। न्यूक्लियर सेफ्टी, दैट इज द रशिया शुड नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट इज फूड सिक्योरिटी ऑफ, जो यूक्रेन पहले फूड सप्लाई करता था, उन कंट्रीज का फूड सिक्योरिटी ध्यान रखते हुए यूक्रेन से ट्रेड शुरू कर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रिजनर एक्सचेंजेस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, राइट? तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करना है। जैसे मैंने कहा, रशिया बार बार थ्रेटन करता रहता है कि हम न्यूक्लियर कर देंगे, वी ऑलवेज हैव द आर्मागेडॉन ऑप्शन। वही चीज पे बोला गया कि यार ये बार बार धमकी नहीं देनी चाहिए, इट्स वेरी इररिस्पॉन्सिबल। सेकेंड इज भाई फूड सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, बिकॉज यूक्रेन एक समय पे बहुत कंट्रीज को फूड सप्लाई देता था, सभी कंट्रीज को इम्पैक्ट हुआ है, जैसे इजिप्ट को हुआ है। एंड तीसरा जो हुआ है कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को एक्सचेंज किया जाए। इंडिया का क्या स्टैंड रहा है? इंडिया ने कहा है कि इंडिया ने साइन नहीं किया इस कम्युनिक को। कहा है कि भाई एज लॉन्ग एज रशिया इज मिसिंग फ्रॉम द पीस समिट, ये समिट का कोई मतलब नहीं बनता है, ये कम्युनिक का कोई मतलब नहीं बनता, ये वन साइडेड है। बात और वॉर रुका जाएगा जब दोनों पार्टीज आके बात करेंगी। तो इसी वजह से इंडिया हैज नॉट साइन द जॉइंट कम्युनिक। बोला है कि भाई जब तक दोनों कंट्रीज नहीं आएंगी साथ में, हम लोग साइन करके कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारी और कंट्रीज ने भी इंडिया का ये जो आर्ग्यूमेंट था सपोर्ट किया है, जैसे सऊदी अरेबिया हो जाए, साउथ अफ्रीका हो जाए, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कई कंट्रीज ने बोला है कि भाई बात तो वही है ना कि रशिया के बिना कैसे आप पीस समिट कर रहे हो। एंड दैट इज वेयर Communic has been supported by the NATO countries but not by India and many other. Next we come to Arab League, right? Arab League is another group जहां पे जो कंट्रीज में ethnic identity of Arab है, majority ethnic identity Arabs हैं, वो Arab League के पार्ट है। अब न्यूज में क्या था कि टर्की बहुत साल बाद 13 इयर्स के बाद अरब लीग का लीडर बन रहा है। इट्स हेडिंग दैट नाउ, इट्स अ बिग न्यूज। व्हाई? बिकॉज हमेशा से जो लीडरशिप रहा है वो इधर जॉर्डन, जीसीसी, इजिप्ट, इनके पास रहा है, टर्की को नहीं दिया गया है। एंड अगेन देयर वाज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड टर्की, इसी वजह से नहीं दिया गया है। एंड जब टर्की अब अरब लीग में लीडरशिप रोल पे आ रहा है, उन्होंने कह ही दिया है एजेंडा क्या रहेगा कि भाई गाजा वॉर को वो बात करने वाले हैं। वो एक प्रॉपर अरब लीग के तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज करेंगे रिगार्डिंग गाजा एंड क्रिटिसाइज इजराइल ऑन इट। ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि टर्की तो एक एंटी इजराइल स्टैंड ले ही लेता है, बट आज के दिन पे आप अरब कंट्रीज को देखोगे उन्होंने इतना एंटी इजराइल बात नहीं किया है जितना एक्सपेक्टेड था। तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन जरूर क्रिएट होगा अरब लीग में भी, विथ टर्की कमिंग इन एज द हेड ऑफ द अरब लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 13 इयर्स। नेक्स्ट हम आते हैं आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। हमने कई बार रेड सी को पढ़ा है क्योंकि हाउतीज ने वहां पे अटैक करने के वजह से वी हैव स्टडीड द एरिया इन डेप्थ। अगर आपको तभी भी यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन द रेड सी क्राइसिस, I can come out with a complete एकदम explaining the Red Sea crisis, a longish video, and that will cover, क्योंकि ये लास्ट ईयर आपका फर्स्ट हाफ में मतलब जनवरी टू आपका मार्च तक ये न्यूज में था। सो इफ यू वांट मी टू काइंड ऑफ रीकैप द एंटायर रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, आई विल डू अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट वी शुड ऑल्सो नो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। वाई? बिकॉज अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कौन से कंट्रीज हैं, वन थिंग यू विल नॉट राइट इज ओमान, बट ये जो मुसंदम पेनिनसुला है, ये जो एरिया है, खसाब एरिया, ये एक्चुअली ओमान का टेरिटरी है, राइट? यूएई तो आपका रसल खेमा इज ऑन दिस साइड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपका ईरान आता है और ओमान आता है। बट अगर आप मैप में देखोगे ओमान इज वे नीचे, इट्स एक्चुअली नियर द अरेबियन सी, बट we always get confused and that's the reason why मुसंदम पेनिनसुला जो है आपको याद रखना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक तरफ ईरान है तो दूसरे तरफ ओमान है। मैप में हमेशा हम यूएई मार्क करते हैं, छोटा सा एक पेनिनसुला इज एक्चुअली ओमान्स टेरिटरी, ठीक है? समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। लेट मी कम डाउन टू द रेड सी ऑल्सो। ये भी अगेन न्यूज था ऑन द स्ट्रेट ऑफ तिरान। हमें पता है यहाँ पे सुएज, गल्फ ऑफ सुएज है और गल्फ ऑफ अकाबा है।
ये दोनों गल्फ, एक तो सुएज कनाल बन रहा है और अकाबा जो है यहाँ पे एक तरफ जॉर्डन आ जाता है, दूसरी तरफ आपका इजराइल आ जाता है, जस्ट राइट हियर, ठीक है। अब यहीं पे कई सारे आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि आपका आइलैंड ऑफ सनाफिर, आइलैंड ऑफ तिरान, एंड आइलैंड ऑफ तिरान और शर्म एल शेख, ये इस एरिया में आपका स्ट्रेट ऑफ तिरान आता है। So you should know where is Strait of Tiran. You should know where the Strait of Gubal is. Again, Strait of Gubal is in the Suez Gulf and Strait of Tiran is in the Gulf of Aqaba. आइलैंड ऑफ तिरान के एकदम बगल में शर्म एल शेख बीच में आता है। शर्म एल शेख इज बेसिकली जहां पे कई सारे मीटिंग्स होती रहती हैं। दिस इज द साइनाई पेनिनसुला का टिप। दिस इज वेयर यू हैव बोथ द आइलैंड्स एंड बोथ द स्ट्रेट्स, जो ओपन अप करता है रेड सी में। दूसरा जो न्यूज आप अगेन प्लेस आपको इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लेट मी कम हियर, हाँ यहीं पे इज 2 आइलैंड्स, एक है आपका फरासान आइलैंड और दूसरा है एरिट्रिया के अगेन इसमें आपका दकलाक आर्किपेलागो यहां पे। सो व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू स्टडिंग द रेड सी, ऑलवेज नो फरासान आइलैंड्स आपका किसका है, एंड आपका एरिट्रिया का क्लोजेस्ट दकलाक आर्किपेलागो है, एकदम बाबल मंदब के पास आ रहा है। तो यहाँ पे जो आइलैंड्स है काफी स्ट्रैटेजिक वैल्यू होल्ड करते हैं, बिकॉज हुतीज ने सना से ही अटैक करना शुरू किया था। यहाँ पे जब चोक पॉइंट आता है, मोस्ट शिप्स बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज आइलैंड्स, और सना से ही इन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू किया था, रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू किया था अगेंस्ट द शिप्स इन दिस एरिया। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन सद्भाव, जो कि इंडिया ने अगेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है टू लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। ये हुआ था बिकॉज ऑफ टाइफून यागी, एंड ऑपरेशन सद्भाव के बेसिस पे इंडिया ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट किया है। अगेन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सपोर्ट करना, एंड ऑफ कोर्स इंडिया सॉफ्ट पावर। कौन से कंट्रीज हैं? लाओस, म्यांमार और वियतनाम। लेट मी कम डाउन टू द नेक्स्ट न्यूज। ये हमारा आखिरी न्यूज रहने वाला है, जो कि यूएन का समिट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, समिट ऑफ द फ्यूचर किया गया था, जहां पे की जो स्पीच दिया गया था तुवालू के लीडर ने दिया था। तुवालू के लीडर ने कहा था कि भाई क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे ज्यादा ये जो कंट्रीज हैं उसमें तुवालू जो है सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आइलैंड सबमर्ज कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है। देयर इज़ फूड सिक्योरिटी इश्यूज, देयर इज़ रिहैबिलिटेशन इश्यूज, कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसी वजह से द वर्ल्ड शुड सपोर्ट आइलैंड कंट्रीज लाइक तुवालू, राइट। कहाँ पे है? यू शुड नो द प्लेस। मैंने कई बार आपको वानुआटू, तुवालू के बारे में बताया भी है। यू शुड नो दीज आइलैंड्स। अब ये जो समिट था, ये एक यूएन का इवेंट था, एंड इसमें पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया गया है। ये जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, उसमें 2 एनेक्सेस हैं, 2 एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है और डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। ये दोनों एनेक्सेस हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ में जो मेजर अग्रीमेंट है वो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, राइट। तो तुवालू ने कहा है, जैसे मैंने कहा कि सी लेवल अगर 15 सेंटीमीटर भी राइज करता है, दे आर गोइंग टू फेस मतलब दे आर गोइंग टू गेट सबमर्ज्ड बाय 2050। नासा ने कहा है कि भाई मेन जो अटॉल है फुनाफुटी, हाफ ऑफ इट विल एक्चुअली सबमर्ज। तो इसको लेके चर्चा हुआ था जब तुवालू प्रेजेंट कर रहे थे। साथ में हमारे प्रधानमंत्री ने भी की नोट स्पीच दिया था। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया का जो विजन है एक सस्टेनेबल वर्ल्ड क्रिएट करने का, वो एक्चुअली में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर से ही हो पाएगा, राइट। दैट इज इंडियाज कमिटमेंट ऑल्सो। ही सेड दैट कि भाई ग्लोबल साउथ को साथ में आके काम करना चाहिए, एंड जो आपके एसडीजीज हैं उनको जितनी जल्दी हम मीट कर पाए वो सही रहने वाला है। तो अगेन ही एम्फसाइज्ड ग्लोबल साउथ, एसडीजीज एंड 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर एज द गाइडिंग प्रिंसिपल। इसी के साथ आई एम गोइंग टू एंड प्लेसेस इन न्यूज सितंबर 2024 का एपिसोड। काफी कुछ हुआ है सितंबर महीने में, एज आई सेड। कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आई विल शेयर द पीपीटी and I'm going to meet you in the next video, which is going to cover October 2024 के places in news. Till then, take care. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.